लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है विशेष शर्मा। यह है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और सबसे पहले आज जो मैं अभी विश्लेषण करने वाला हूं उसमें एक एक ग्रहों को लेकर के करने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बता दूं इनका पंचांग। वैशाख माह में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति जो होता है वो स्वस्थ चित्त का होता है, लेकिन चंचलता भी उतनी ही रहती है। नजर का बड़ा तीखा होता है, एक ही झटके में सब कुछ देखना चाहता है। उत्तरायण उग्रता व्यग्रता रहेगी, तुरंत पा लेने का एक जो है वो बड़ा बेचैन मन रहता है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण आत्मबल बहुत मजबूत और श्रेष्ठ बुद्धि का होता है। शुभ ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली में बढ़ेगा। गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा जन्म कुंडली में और भी बलशाली और एक्टिव होकर के परिणाम करने वाले हो जाएंगे। शुभ ग्रह के कारण प्रभाव जब जन्म कुंडली में बढ़ने लगे तो व्यक्ति पॉजिटिव ज्यादा होता है, साहसी थोड़ा कम हो, डरपोक थोड़ा हो जाता है, लेकिन झगड़ालू नहीं होता है। रविवार के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के जन्म होने के कारण पीतवर्ण का गोराई हो और व्यक्ति पिता के सदृश सोचने वाला होता है। पिता के जैसे विचारों का, पिता के जैसा उठना बैठना सोचना, कई बार उसके जैसा बिहेवियर रखने वाला। और साथ ही साथ शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा पापक हो जाते हैं। पापक ग्रह जब चंद्रमा हो जाए तो आपकी कुंडली में या नैसर्गिक रूप से 4 शुभ ग्रह होते हैं, गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र। लेकिन यहां पे चंद्रमा चूंकि शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के हैं तो पापक हो जाएंगे, तो आपकी कुंडली में से एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जो था वो चंद्रमा अब पापक हो गया। इसका मतलब है कि व्यक्ति के मेंटल स्ट्रेस की स्थिति भी बढ़ेगी और व्यक्ति व्यग्र भी होगा। उसको मैनेज करने में मशक्कत भी करनी पड़ेगी। हालांकि व्यक्ति का आत्मबल बहुत अच्छा है। जो एक होता है ना, जैसे कि किसी भी चीज को संयमित होकर के करना और किसी भी चीज में पूरा दम लगा देना, इसमें व्यक्ति सामंजस्य अगर स्थापित करने पे काम करेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। इनकी कुंडली में इनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। अति गंड योग, इस वजह से स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर रहे। व्यक्ति को पेट से और व्यक्ति को कई बार माथे से दर्द होता है। और अति गंड योग रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने के कारण सुकुमार है, कवि है, क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ करके काम करने वाला है। सरकारी नौकरी का और व्यवसाय और खुद का काम करना, जैसे खुद की क्लिनिक हो जाए। जैसे इन्होंने पूछा है कि क्या डॉक्टर बन सकता है, तो वो आगे बताऊंगा, लेकिन व्यक्ति अपना भी काम कर सकता है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा देख रहा हूं। इस वजह से व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षा ऊंची रहेगी। व्यक्ति का प्रभाव मजबूत होता है, व्यक्ति कुछ पाना चाहता है और प्रबुद्ध होता है। मानसिकता मजबूत और अच्छी होती है। यहां तक आपकी कुंडली में पंचांग में क्या अच्छी बात है, रविवार का जन्म होना, शुक्ल पक्ष में जन्मा है। संतति में कभी कभी कष्ट हो सकता है कि व्यक्ति जब संतान वृद्धि करने का सोचे तो दिक्कत हो सकती है। उसका दूसरा कारण यहाँ पे गुरु में राहु के कारण ऐसा संभव हो सकता है। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। शुक्र और सूर्य और बुध को सबसे पहले यहां देखिए। शुक्र कौन है? तुला लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी अधिपति हैं और जन्म कुंडली में उच्च के चंद्रमा को अपने घर में बिठाया है और स्वयं लग्न के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। सूर्य के साथ बैठे जो कि लाभेश है। तो लग्न और लाभ और व्यय और भाग्य, इस कुंडली, अब समझिएगा ध्यान से, थोड़ा जल्दी बोल गया। लग्न, व्यय, लाभ और भाग्य और साथ ही साथ अष्टम, 1 2 3 4 5 घर के अधिपति 3 ग्रह बनते हैं। और जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो पापक फलदायी नहीं होगा। लग्नेश होने के बावजूद अष्टमेश है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि उसकी लग्न में बनी है। और गौर करिए तो वो लग्न को देख रहा है, लग्न बली होगा तो व्यक्ति के जीवन में उसका संयोग लाभेश और राजयोग कारक ग्रह बुध के साथ होने से यहां पे ये अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होगा, गुप्त रोग हो सकता है क्योंकि व्ययेश के साथ बैठा है, अष्टम भाव का भी तो अधिपति होता है। इस कारण से व्यक्ति को अपनी कामुकता पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कई तरह के स्त्रियों के संपर्क में रहने वाला भी कई बार हो जाता है क्योंकि उस शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि सूर्य पे भी है और राहु की दृष्टि बुध पे भी है। व्यक्ति के कुंडली में गुरु का प्रभाव राहु के साथ है। इस वजह से व्यक्ति कई तरीके से मित्रता करना चाहेगा, थोड़ा कामुक ज्यादा होता है। व्यक्ति के जीवन में हमें इसी बात का ध्यान रखना होगा कि उसके जीवन में बहुत सारे लोग ना आए, खास करके विपरीत लोग, विपरीत लिंग के लोग। क्लियर है?
सूर्य उच्च के हो रहे हैं जिस पे राहु और गुरु दोनों की दृष्टि हो रही है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म पथ रहेगा, क्योंकि भाग्य के अधिपति भी लग्न को देख रहे हैं। लग्नेश का संबंध भाग्येश के साथ भी हो रहा है। लग्न के अधिपति शुक्र और भाग्य के अधिपति बुध, ये दोनों एक साथ लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को जीवन में भाग्यशाली भी बनाएंगे और व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं दर्शन भी रहेगा। वो प्रत्येक चीज को अलग तरीके से देख सकता है। हो सकता है कि वो गलत नजरिए से किसी को ना देखे, पर समाज हमारा तब तक, जब ये बच्चा बड़ा होगा तब तक बहुत आगे और गंदा हो चुका होगा। इस वजह से हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर सूर्य और गुरु एक दूसरे को देख रहे हों या एक दूसरे पे दृष्टिपात कर रहे हों तो ये स्थिति थोड़ी कम होती, लेकिन गौर करिएगा तो गुरु अकेले राहु के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के लाभांश में कमजोरी हो जाती है, व्यक्ति के लाभ में कमी हो जाती है। इस वजह से व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने पे बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रतधारी बनना चाहिए। अपनी अवस्था 24वें वर्ष तक, जब तक विवाह नहीं हो जाए तब तक व्यक्ति के पास ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का दबाव रहेगा। ये पक्की बात है जो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। शुक्र स्वयं के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध भरणी नक्षत्र में सूर्य के साथ। अब जरा गौर करिए तो सूर्य और बुध का एक साथ बैठना यहां व्यक्ति को बुद्धिशाली और व्यक्ति के जीवन में रवि राजयोग और कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण करने वाला, व्यक्ति के जीवन में चतुर्थ भाव के अधिपति, जो चतुर्थ भाव के अधिपति शनि हैं, वो जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति चंद्रमा द्वारा देखे जा रहे हैं। अब गौर करिए, दशम भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च के ये व्यक्ति के जीवन में शौर्य योग बनाएंगे। मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है। गुरु से केंद्र में या गुरु की दृष्टि हो जाए और दशम भाव के अधिपति उच्च के हो जाए और खास करके अष्टम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में, छठे भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में शुक्र को देख रहे हैं, जो कि छठे के बाद आठवें का अधिपति, लग्न के बाद आठवें का अधिपति है। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से बताता हूं। छठे भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना व्यक्ति को दूसरों को देने से बचना चाहिए, खास करके राहु और गुरु की दशाओं में। पहली बात, सुख भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं, स्वग्रही मंगल। इन्होंने सवाल पूछा है क्या ये डॉक्टर बन सकता है? जन्म कुंडली में शनि और मंगल का एक साथ आना, चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि का जाना, शनि को चंद्रमा ने देखा है, गौर करिए, शनि को चंद्रमा की सातवीं दृष्टि जो कि दशम का अधिपति है, ये राजयोग कारक ग्रह का संबंध बनेगा। चतुर्थ के अधिपति के दशम के अधिपति के द्वारा देखा जाना और चतुर्थ भाव के अधिपति शनि से गुरु का चौथे बैठना इस भाव के बल की वृद्धि करेगा। क्लियर है? दशम भाव के अधिपति से गुरु का केंद्र में होना व्यक्ति को करियर ओरिएंटेड बना देगा। क्लियर है? व्यक्ति कर्म को लेकर के कभी भी कोई दोहा पेच की स्थिति में नहीं रहेगा और बिल्कुल उसका विजन क्लियर है। जो भी वो करे, आपने सपना देखा है डॉक्टर बनाने का, व्यक्ति को चुनने दीजिएगा कि वो क्या करना चाहता है। वैसे इनकी कुंडली के हिसाब से व्यक्ति सरकारी नौकरी और खुद का काम कर सकता है। तकनीक और टेक्नोलॉजी का ज्ञान दोनों ही एक ही चीजें होती हैं, मैंने अंग्रेजी उसी का बोल दिया। तकनीक का जानकार होगा, रिसर्च करने वाला, कीटाणुओं को देखने वाला, कुछ ऐसी चीजें करने वाला जो हम आम जनों के दृष्टि से वो चीजें ना दिख जाए या ना देख सके, ऐसा खोजबीन करने वाला। बुध और चंद्रमा जन्म कुंडली में एक दूसरे से द्वितीय द्वादश में है, इस वजह से बार बार हाथ धोने वाला, सफाई को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहने वाला, ऐसा बना देते हैं। शनि और मंगल दाम्पत्य में कई बार देर हो या विवाह विलंब से हो, लेकिन जन्म कुंडली में सप्तम भाव के शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति पत्नी के वशीभूत रहने वाला और पत्नी के वश में रहने वाला होता है। अब भाई रे ध्यान दे देना, क्योंकि माता पिता भी हैं। माता भाव के अधिपति, माता से लाभ बहुत बढ़िया है, क्योंकि माता भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि, सप्तम भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए गौर करिएगा मारक होता है। इस कुंडली में मंगल मारक होंगे, इस कुंडली में गुरु मारक होते हैं द्वितीय मारक के रूप में। पहले मारक के रूप में मंगल और दूसरे मारक के रूप में गुरु। आप अपनी कुंडली में जरा देखिए, भाग्य भाव के अधिपति को, वो लग्न को देख रहा है, भाग्य के कारक जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास पूर्वजों का, पिता का, बड़े बुजुर्गों का और पितरों का आशीर्वाद है। भाग्य के कारक ने, जो गुरु हैं, वो भाग्य के अधिपति को अपनी नवी दृष्टि से देख रहे हैं ना जी। और व्यक्ति की कुंडली में गुरु राहु के साथ है, इस वजह से लाभ कमजोर होगा, क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं होते।
तृतीय भाव के अधिपति हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है और राहु भी देख रहे हैं, तो इस वजह से व्यक्ति मेहनती होगा। साथ ही साथ संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे शत्रुवत हो रही है और गुरु और राहु का संयोग भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ के अधिपति भी मंगल जैसे पापक ग्रह के साथ हैं। पंचम भाव के अधिपति अगर पापक ग्रह के साथ होंगे तो दाम्पत्य में कभी कभी प्रेम में कमजोरी होगी, कभी कभी व्यक्ति प्रेम किसी से करेगा पर वो मिलेगा नहीं, या व्यक्ति जो होता है वो प्रेम कई लोगों से कर बैठता है, जहां भी जाए सबको पसंद आ जाए, या जहां भी जिसको देखे उसको पसंद कर ले, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस पे ध्यान देने की बात होगी। चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं, व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम और मन का रोगी बनाने वाला हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास गौर करिए शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा है, पापक हो जाते हैं। और पापक ग्रह चंद्रमा, और वो केंद्र में बैठा तो है लेकिन दशम भाव के अधिपति से अगर शनि का संबंध बन जाए तो व्यक्ति गंभीर निर्णय लेने वाला, छुरी, कैंची, अस्त्र शस्त्र और प्रक्षेपास्त्र आदि, सैनिक सेवा में जाने वाला, सैनिकों सा शरीर धारण करने वाला, उच्च का सूर्य गुरु से दृष्ट है तो व्यक्ति गंभीर वाणी का, गंभीर आसन का, गंभीर बुद्धि का होता है, शुद्रतम बुद्धि का नहीं होता है। लेकिन समाज में प्रतिष्ठापन्न होने के बावजूद अपने काम के गति और काम के प्रभाव को बहुत ज्यादा कई बार उसके कारण व्यक्ति जाना पहचाना जाता है। तो हमें इस पे ध्यान देना होगा, व्यक्ति को अच्छे संसर्ग में रखना होगा, बैड कंपनी से बचाना होगा। क्लियर है। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बताया, भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि लग्न पे, ये बहुत अच्छी बात है। लग्नेश का लग्न को देखना, पापी ग्रह होंगे, यहाँ पे शुक्र जो होते हैं वो मारक नहीं होंगे और नहीं खराब होंगे, बहुत अच्छे होंगे। लग्नेश के ऊपर गुरु की दृष्टि है जो कि रोग के अधिपति हैं, तो व्यक्ति को अनुभव का रोगी हो जाएगा। व्यक्ति को अब ये लगेगा बार बार कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनी गलती माननी भी होगी और दूसरों से अनुभव सीखना भी होगा, उसको लेना भी होगा। आपकी कुंडली में षडबल में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि अच्छे बैठे हैं। गौर करिए, शनि जन्म कुंडली में मंगल के साथ, दशम भाव के अधिपति के साथ अगर शनि का संबंध बने तो व्यक्ति सरकारी नौकरी या अपना कारोबार बहुत ही मजबूती से कर लेता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि का संबंध अगर चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ या फिर चतुर्थ भाव से बन जाए तो व्यक्ति अपने बल पर भूमि, भवन, वाहन आदि इकट्ठा कर लेता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति की तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी और चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ अगर मंगल बैठे हों तो व्यक्ति छलिया होता है। व्यक्ति दूसरों को धोखा भी देने में कभी हिचकिचाएगा नहीं, धोखा देकर के आगे बढ़ जाएगा और इसी क्षेत्र के बल पर वो कई बार नाम कमा लेता है। और जहां पे झूठ बोलने की बात होगी वहां झूठ भी बोलेगा, पर कई बार उसके झूठ को कोई पकड़ नहीं सकता है। ये एक अद्भुत बात है। शनि और मंगल यहाँ पे व्यक्ति को कई बार पहाड़ों से संबंधित, पठारों से संबंधित, जमीन से संबंधित, अस्त्र शस्त्र से संबंधित और तकनीक से संबंधित, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित आदि और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में और रिसर्च आदि करने में ज्योतिष का ज्ञान रखे, पाठ पूजा करे, मंत्र जप करे, तंत्र मंत्र रत्न यंत्र इन सब चीजों का ज्ञान रखने वाला बने और व्यक्ति अनुभवों का मालिक होता है। गंभीर बोलने वाला, कम बोलने वाला और व्यक्ति कभी कभी उग्र बोल देने वाला हो जाता है। क्लियर है। नवांश कुंडली में लग्न कुंडली में शुभ ग्रह का लग्नेश होना, नवांश कुंडली में शुभ ग्रह का लग्नेश होना और दशमांश कुंडली में शुभ ग्रह का लग्नेश होना, ये अच्छी बात है। ये लग्नेश शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि उच्च के होकर के बैठे हैं। यहाँ पे वही लग्नेश शुक्र जो हो रहे हैं वो जन्म कुंडली में त्रिकोण में आ रहे हैं और अष्टम के और जन्म कुंडली में त्रिक भाव के अधिपति हो गए। ये लग्नेश यहाँ पे अच्छे नहीं बन रहे हैं, लेकिन एक बात है कि शुभ ग्रह होकर के शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और वो चंद्रमा केंद्र त्रिकोण का राजयोग लगा रहे हैं और गुरु से केंद्र में आ रहे हैं, तो कम से कम व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य खराब नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्ति की पत्नी बुद्धिमान जरूर है, जिसको कि व्यक्ति कई बार मान लेगा कि हाँ मुझे अपनी पत्नी को मान करके चलना होगा कि वो बुद्धिमान है। और आपकी कुंडली में बुद्धिमान पत्नी के पाने का योग भी देख रहा हूं। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में अकेले गुरु बैठे हों और आगे ठीक मंगल बैठे हों तो पत्नी कठोर और कड़वा बोलने वाली, ससुराल से व्यक्ति को धन भी मिलेगा, घर से भी धन मिलेगा, पर फिर भी व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा। वो हमेशा शिकायतें करता रहेगा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। यहाँ पे सूर्य और बुध का एक साथ बैठना और यहाँ पे गुरु का अकेले बैठना चंद्रमा से केंद्र में, अष्टम भाव के बाद नवम भाव में सूर्य और बुध का राहु के साथ बैठना व्यक्ति को ससुराल और दाम्पत्य और पत्नी से संबंध में बनने के बाद तुरंत ही व्यक्ति का भाग्योदय हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है।
क्लियर है। दाम्पत्य खराब नहीं है क्योंकि लग्न को गुरु देख रहे हैं, चंद्रमा से केंद्र में है, दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान से केंद्र में है, तो विवाह के बाद करियर भी कमजोर नहीं है, ये भी मैं देख रहा हूं क्योंकि दशम स्थान के अधिपति और सप्तम स्थान के अधिपति दोनों एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु और बुध का संबंध व्यक्ति की कुंडली में तृतीय एकादशवें का है, ये अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध व्यक्ति को वैभवशाली और बुद्धिमान बनाएंगे, यहां भी और यहां भी अगर आप देखते हैं तो दशम स्थान में सूर्य और बुध का एक साथ जाना और स्वमित्र की राशि में बैठना, जहां के अधिपति गुरु विदेश भाव से भी संबंध, व्यक्ति बाहर भी जाकर के अगर कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। गुरु का 12वें जाना और राहु का मंगल की राशि में बैठना तटस्थ बना देता है। व्यक्ति कई बार धन की कमजोरी भी कर्म क्षेत्र में महसूस करे, और जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं, इस वजह से जितना व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य और बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने वाला और कुल दीपक योग लगाने वाला, यहां भी मैंने उस बात की चर्चा करी थी, चंद्रमा और मंगल का संबंध और दशम स्थान के अधिपति के साथ मंगल का संबंध बन रहा था, इस वजह से ये एक अच्छी बात। कैसे? दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा मंगल को दिख रहे थे ना, है कि नहीं? बात समझा भी रहा हूं मैं, ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूं। शनि की दृष्टि लग्न पे और यहां पे मंगल का स्वग्रही होना, भाग्य है। व्यक्ति को बजरंग बली की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस कुंडली में मैं जो देख रहा हूं, तुला लग्न की कुंडली है और स्वग्रही शनि यहां पे बैठ रहे हैं, यहां पे भी शनि जो बन रहे हैं वो जन्म कुंडली में स्वग्रही हो रहे हैं, यहां पे भी शनि जो होते हैं वो कारक होते हैं। शनि का रत्न अच्छा रहेगा, नीली पहले और बाद में नीलम। अभी तो मंगल की दशा है, अभी तो राहु आएंगे आपकी कुंडली में, राहु की दशा जब 2026 में आएगी, तो इस हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं तो अभी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की दशा है और व्यक्ति के जीवन में गंभीरता से अगर देखें तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा। स्वभाव जो है वो गंभीर भी है और एग्रेसिव भी है, दोनों का समायोजन होगा। और व्यक्ति जो होगा वो बड़ी बड़ी चीजों का ऑर्गेनाइजर होता है और व्यक्ति आसानी से दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम और बैंकिंग से भी जुड़ करके कई बार दूसरों के धन को कैसे मैनेज करना है और न्यायालय से संबंधित निर्णय सुनाने वाला भी कई बार लॉ ऑफिसर भी बन जाता है, ये स्थिति भी बनती है। आपकी कुंडली ये रही। अब मैं इनकी कुंडली में कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मंगल अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और लग्न स्वाति नक्षत्र का बना है, 17 डिग्री का बली है। स्वाति नक्षत्र का लग्न व्यक्ति को बहुमुखी और बहुआयामी बनाएगा और वो राहु जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठ करके लाभ भाव में लाभ को कमी दे रहे हैं, क्योंकि वो मित्र की राशि में नहीं बैठे हैं, शत्रुवत हो रहे हैं। सिंह राशि के राहु बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन गौर करने की बात यह है कि सूर्य उच्च के हैं, यानी कि लाभेश उच्च के होकर के लग्नेश के साथ शुक्र के साथ बैठ करके लग्न को देख करके व्यक्ति को भाग्यशाली और परम सौभाग्यशाली बना रहे हैं। क्लियर है? ऐसा इसलिए भाग्यशाली जोड़ रहे हैं और उसमें भी सौभाग्यशाली क्यों? क्योंकि भाग्येश भी साथ में बैठे हैं। परस्पर सूर्य बुध और शुक्र का एक साथ बैठना व्यक्ति के निर्णय को कभी कभी कमजोर भी करेगा और दाम्पत्य को कई बार कमजोर करने वाला भी बना देगा, क्योंकि पत्नी कई बार बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन आती हैं पर व्यक्ति कई लोगों को देखने वाला हो जाता है। मेरा टोटल फोकस आप समझ गए होंगे। कामुक प्रवृत्ति का ज्यादा होना, लीजिए बोल दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। शुक्र यहां भी नीच के और यहां पे शुक्र कर्क राशि में, शुक्र नीच के हो जाएंगे तो कई बार व्यक्ति को गुदारोग और जो होता है वो कई बार जननांगों में समस्याएं देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कभी भी जितना ज्यादा हो सके अपने भोजन का और अपने प्रभावों का कमजोर नहीं करना चाहिए, ये स्थिति बनती है। केतु जन्म कुंडली में कुंभ राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति जन्म कुंडली में और मंगल की दृष्टि यहां आ रही है। यहां पे मंगल और राहु दोनों का प्रभाव है, यहां के अधिपति शनि मंगल से प्रभावित हैं, इस वजह से व्यक्ति को अपने वीर्य का संरक्षण करना चाहिए, ये पक्की बात है। अष्टम में चंद्रमा जन्म कुंडली में व्यक्ति को कई बार सोचने वाला, बहुत ज्यादा ही डीप थॉट रखने वाला और बहुत ही गहन अध्ययन करने वाला, चिंतन करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति कई बार छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर देता है, तो ये भी कई बार चीजें बनती हैं। वैसे व्यक्ति की कुंडली में मैं जो देख रहा हूं, वैसे उच्च के सूर्य, गुरु का स्वग्रही, गुरु का मित्र की राशि में होना, लाभेश का लग्न को देखना, भाग्येश का लग्न को देखना, लग्नेश का लग्न को देखना, इस सारी चीजों का मिक्सचर मैं अच्छा ही देख रहा हूं। दाम्पत्य मैं इसे सामान्य कहूंगा, बहुत ज्यादा न तो अच्छा है न तो बहुत ज्यादा बुरा है। माता और पिता के साथ संबंध, व्यक्ति के जन्म कुंडली में पिता के साथ संबंध जो है वो ठीक रहेंगे। व्यक्ति के पिता उसके लिए कुछ करना चाहते हैं पर व्यक्ति जो है वो कई बार पिता भाव का अधिपति जन्म कुंडली में शनि मंगल के प्रभाव में है, पाप ग्रहों का प्रभाव उस पर ज्यादा है,
तो इस वजह से प्रोफेशनल सा संबंध होता है, सामान्य संबंध से बेहतर ही है। माता का प्रभाव बहुत बढ़िया रहेगा। व्यक्ति माता से अगर हो सके तो पिता कुछ भी ना कह के माता से ही कहलवाएं और माता ही बीच में आती रहे। माता से ही व्यक्ति बहुत ज्यादा निकट रहता है। ऐसी स्थिति में देख रहा हूं माता से व्यक्ति को लाभ है और माता ही उसको अनुशासित भी करें, माता ही खुल करके बात करे हर विषय पे, तो ये बात ज्यादा अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली में अब ग्रह बल देख लेता हूं तो सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के हैं पर 24 डिग्री के हैं, मृतप्राय हो जाएंगे। भरणी नक्षत्र में बैठे हैं शुक्र के साथ। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास अनुभव बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ व्यक्ति उन्मुख होता है, विचारों को बढ़ाना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, महत्वाकांक्षी होता है और बुद्धिशाली होता है, बुद्धिमान और तार्किक होता है। चंद्रमा 50% का परिणाम, मंगल 100% पूरा 100 का 100 परिणाम करे। इस वजह से व्यक्ति डॉक्टर अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर सवाल है तो हाँ मैं कह सकता हूं, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ अगर मंगल का संबंध बने या पाप ग्रहों का संबंध बने या चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ दशम भाव का संबंध बने, राजयोग कारक स्थिति बनती है। चतुर्थ स्थान के अधिपति के प्रभाव में अगर चंद्रमा आ जाते हो तो व्यक्ति छुरी कैंची वगैरह का काम करता है, स्टील से संबंधित कारोबार भी कर सकता है। बुध मृतप्राय है तो जन्म कुंडली में बुध मृतप्राय यानी कि भाग्य और राजयोग कारक ग्रह जो इस कुंडली में था और उसका बैठना, गौर करिएगा तो 12वें भाव के अधिपति की स्थिति इस बात पे निर्भर करती है कि वो बैठा कहां है। तो सप्तम में बैठ करके मृतप्राय हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति कई बार ईगोइस्टिक नेचर का हो जाता है या कई बार अनुभव से शून्य हो जाता है। तो उसको अनुभव प्राप्त करना होगा, दूसरों की गलतियों से सीखने का प्रयास करना होगा, पक्की बात है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं उसके आधार पर वो 19 डिग्री के हैं, वृद्ध हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बैठे हैं, शुक्र जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास अनुभव है, क्योंकि गुरु का प्रभाव शुक्र को अनुभवी बनाएगा और शुक्र को भी अनुभव का मालिक बना देता है। व्यक्ति अनुभवी है। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र युवा अवस्था के बैठे हैं। अब होता क्या है कि जब उच्च के ग्रह हो जाते हों या जब उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाते हों, जैसे शुक्र यहां उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि उसके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, तो व्यक्ति को भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी इन दोनों में आप अगर देखें तो व्यक्ति के पास थीसिस जो होता है वो थोड़ा तार्किक ज्यादा होता है, क्योंकि जो विचारों के उत्पन्न होने का भाव होता है वो जन्म कुंडली का दूसरा और 8वां होता है। आप यहां से विचार करते हैं, अष्टम भाव में उच्च का सूर्य, उच्च का चंद्रमा और व्यक्ति को प्रभावित करने वाला, धर्मज्ञ, धर्म का पालन करने वाला, डीप थॉट, डीप एनालिसिस और साथ ही साथ व्यक्ति को प्रभावकारी, और जितना ज्यादा व्यक्ति धर्म करेगा उतना ही ज्यादा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। मतलब उसके द्वारा किए गए धार्मिक कृत्य कभी भी कटेंगे नहीं, उसका बट्टा नहीं कटेगा। कहने का मतलब है कि अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह की राशि बनी हो और अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को संपूर्ण कृत्यों का परिणाम इसी जन्म में भोगना होता है और संपूर्ण जन्मों में किए गए, इस जन्म में जितने भी पुण्य कर्म करता है वो भोग करके जाता है। मतलब उसको उसका परिणाम यही मिल जाता है। ऐसे तो ये सिद्धांत भी है कि आपके किए हुए कर्मों का फल सब यही भोग करके जाना है, आपको वो बचता नहीं है। लेकिन ये विशेषतया ये कुंडली के माध्यम से अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा हो या अष्टमेश उच्च के होते हो तो जन्म कुंडली में धर्म का क्षेत्र बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ होता है। व्यक्ति को धर्म पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और धर्म धुरंधर बनने का प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में धर्म का आह्वान ज्यादा करना चाहिए। क्लियर है? शुक्र के बाद अगर शनि की बात करते हैं तो शनि आपकी कुंडली में मंगल के साथ शत्रुता का भाव है, इस वजह से कि जन्म कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह तुला लग्न की कुंडली के लिए अगर शत्रुवत होकर के बैठेगा तो कई बार वो बिहेवियर में शत्रुता लाएगा, यानी कि व्यक्ति की वाणी को कठोर करेगा, व्यक्ति के प्रभावों को कठोर करेगा, व्यक्ति के संबंधों को कठोर करने का काम करेगा। आने में, किसी के निकट आने में उसको देर लगेगी, वो किसी से मैच नहीं करता है, बहुत जल्दी मित्र नहीं बन सकता, ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसा ना हो। और व्यक्ति की कुंडली में मंगल और शनि दोनों का प्रभाव अष्टम भाव को देख रहा है। व्यक्ति को पहाड़ से, नदी से, सिंह वाले जानवरों से, विषधर जानवरों से, ऊंचाई वाले जगहों से, जंगल में जाने से बचना चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह का खतरा होता है। अपने पत्नी को लेकर के सावधान रहे, अपने बेटी को लेकर के सावधान रहे, घर के स्त्रियों को लेकर के सावधान रहे, ऐसी चीजें देखनी चाहिए। यह मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पे ऐसा करा देता है। ये प्रभाव जीवन में ऐसा ना हो, इस वजह से अपने धन, अपने जन के प्रति व्यक्ति को सुरक्षित बिहेवियर रखना होगा। क्लियर है? राहु और केतु आपकी कुंडली में जब भी दशा में आएंगे तो तुला लग्न की कुंडली के लिए राहु बहुत खराब तो नहीं होंगे, पर फिर भी उनकी अवस्था मृतप्राय की है, वो थोड़े कष्टदायी हो सकते हैं। मंगल के बाद राहु की दशा व्यक्ति के जीवन में जब भी आए तो व्यक्ति को लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए।
राहु और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में एक दूसरे से केंद्र में जा रहे हैं। राहु में मंगल, राहु में शनि कई बार कष्ट देने वाले हो जाते हैं। हालांकि जब मैं इस कुंडली में बात करूं तो इस कुंडली के लिए भाग्येश बुध की दशा में जब गुरु का अंतर आए या गुरु में बुध आए, गुरु में सूर्य आए, गुरु में शुक्र आए तो चीजें अच्छी जाएंगी। जन्म कुंडली में शनि में शुक्र आए तो चीजें अच्छी जाएंगी। मंगल में शुक्र थोड़े कमजोर होंगे, मंगल में शनि कमजोर होंगे, ये दशाएं कमजोर होती हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली में स्वास्थ्य, पेट का रोग और गैस्ट्रिक पेशेंट व्यक्ति हो सकता है। मानसिक तनाव होता है और कई बार व्यक्ति के नेत्र की ज्योति कमजोर होती है। व्यक्ति के जीवन में माथे का दर्द कम बालों वाला, भूरे केसों वाला होता है। तुला से प्रभावित है तो घुंघराले बाल भी हो सकते हैं। और सूर्य की दृष्टि लगने पे है तो नेत्रों की समस्या, नेत्र की ज्योति, सूर्य और शुक्र व्यक्ति को नेत्र से संबंधित बीमारी देते हैं। हेडेक मिलता है व्यक्ति को, कई बार बालों से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या होती है। हमेशा वो चिंता करता रहता है, उसके पास कभी भी चिंता उसकी खत्म ही नहीं होती है। उसके पास सब कुछ रहेगा लेकिन फिर भी चिंता करता रहेगा, ये उसकी एक समस्या रहेगी। तब तक के लिए दशाओं में बात कर लूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर शुक्र, गुरु, सूर्य, राहु, केतु, बुध, मंगल ये जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में अच्छे जाएंगे। मतलब इनकी दशाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। पर आपको सावधान होना होगा। चंद्रमा की दशा में थोड़ा सा आपको सावधान होना होगा। थोड़ा सा कभी कभी शुक्र की दशा में भी कमजोरी मिल रही है, क्योंकि जो डिग्री वो बैठे हैं, युवावस्था के बैठे हैं और विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो वो सूर्य के शनि जो बन रहे, शनि के बारे में बोल रहा हूँ, शुक्र नहीं शनि जो है, उनके दशाओं में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। क्योंकि जो उनकी स्थिति बन रही है वो मंगल के साथ है, शत्रुता करेंगे वो। तो योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में शत्रुता करने लगता है तो कई बार थोड़ी समस्या, हालांकि उतनी ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी वो अपना नेचर देता है तो कष्ट देता है, मानसिक और शारीरिक। वैसे इनकी राशि जो है वो वृषभ की है, इस पर ढैया और 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है, तो संपन्न है, अभी ठीक है, वो बीत चुका है, वो वक्त निकल गया है। तब तक के लिए मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारे सवालों का उत्तर देने का प्रयास किया है जो भी आपने पूछा है। डॉक्टर के बारे में पूछा था, माता पिता से संबंध के बारे में पूछा था, दाम्पत्य के बारे में पूछा था, दिशा पूछा था। दिशा बता दूं, आपकी कुंडली के लिए जो ये लग्न बना है इसके लिए दक्षिण दिशा बहुत अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली अच्छी है पर आपका बेटा कई बार चित्त चोर हो जाता है, चित्त को चुराने वाला। शुक्र से प्रेरित है ना, और उच्च का सूर्य भी तो है, इस वजह से बुद्धिमान जो है और सुंदर जो ठहरा। शनि मंगल हैं तो माथे पे चोट वगैरह का निशान ना लगे, इसका ध्यान रख लीजिएगा। कुंडली अच्छी बनी है, कुंडली में कुछ कमजोरी भी है जिस पे मैंने फोकस करने का प्रयास किया है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बचाने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।